हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखा होगा। आज का जो मेरी वीडियो है वो है अधिगम का एक नया सिद्धांत, क्षेत्र या जीवन दायरा सिद्धांत। कूट लेविन का ये सिद्धांत है। ठीक है, बिना वक्त को जाहिर किए मैं नए सिद्धांत की बात करती हूँ और मेरे पहले वाले सिद्धांत की वीडियो भी आप जरूर देखना। अधिगम की सिद्धांत की वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें बनते हैं वो सब मैं बता रही हूँ। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्षेत्र या जीवन दायरा सिद्धांत। कूट लेविन का ये सिद्धांत है, इसको हम बोलते हैं फील्ड और लाइफ स्पेस थ्योरी या सदिश व कर्षण का सिद्धांत, वेक्टर एंड वैलेंस थ्योरी, तलरूप सिद्धांत, टोपोलॉजी थ्योरी। ये जो तीन मैंने नाम दिए हैं ये तीन एक फेसिस हैं, तीन अवस्था हैं। पहला फेस, पहली अवस्था जो होती है वो होती है क्षेत्र या जीवन दायरा सिद्धांत। दूसरी अवस्था होती है सदिश या कर्षण सिद्धांत। तीसरी अवस्था होती है तलरूप सिद्धांत। इन तीनों ही अवस्थाओं को हम बोल सकते हैं तीन अवस्था सिद्धांत, थ्री फेस थ्योरी। इन तीनों अवस्था होने की वजह से इस सिद्धांत का नाम तीन अवस्था सिद्धांत भी है, थ्री फेज थ्योरी भी है। प्रवर्तक कूट लेविन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कूट लेविन ने 1917 में अपनी पुस्तक द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग में दिया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक कूट लेविन ने 1917 में अपनी एक पुस्तक की उसकी द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग में दिया। क्लियर? इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि जो अधिगम होता है वो व्यक्ति या वातावरण, व्यक्ति और वातावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होती है ना उसका प्रतिफल है, जिसको आप एक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। सूत्र है हमारा L बराबर एफ पी इंटू एफ। एल क्या है? एल का मतलब है लर्निंग। एफ क्या है? फील्ड यानी कि क्षेत्र। और वो जो क्षेत्र है वो अधिगम है। वो क्या है? वो यही है कि आपने जो भी आपने व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल। या पी का मतलब क्या है? व्यक्ति नहीं, मनोवैज्ञानिक प्राणी, साइकोलॉजिकल पर्सन। ई साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। ध्यान से सुन लीजिए कि अगर ई का मतलब आता है तो आप खाली वातावरण पे टिक नहीं करेंगे, मनोवैज्ञानिक वातावरण पे टिक करेंगे। पी का मतलब आता है तो आप मनोवैज्ञानिक प्राणी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन जैसे सूत्र किसने दिया? आपके पास आ जाए L बराबर एफ पी इंटू ई। सूत्र किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए सूत्र कूट लेविन ने दिया। किसका सूत्र है ये? क्षेत्र एवं जीवन दायरा सिद्धांत का सूत्र है। इसमें L का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है और E का मतलब क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ अब तक की बात आपको क्लियर हो गई। बहुत छोटा सा सिद्धांत है, एक 5 मिनट 10 मिनट में आपका ये रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? अब आता है कि एफ या क्षेत्र क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि क्षेत्र क्या है, इसके अंदर क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र क्या है? मनोवैज्ञानिक प्राणी और मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मनोवैज्ञानिक प्राणी और मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल ही क्षेत्र है। व्यक्ति व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल ही इसे ही अधिगम कहते हैं। व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल ही इसे ही अधिगम कहते हैं, या मनोवैज्ञानिक प्राणी या मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल ही अधिगम है। क्लियर? क्वेश्चन आता है इस सूत्र में पी का मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक प्राणी। बार बार कह रही हूँ, ओनली प्राणी नहीं लिखना है, मनोवैज्ञानिक प्राणी ही पे ही टिक करना है। कोट लेविन के तीन जो फेस बताए हैं, तीन संप्रत्यय विकसित करें, तीन विचार विकसित करें, तो आपका जो पहला विचार है वो है क्षेत्र या जीवन दायरा। पहला विचार क्या है आपका? क्षेत्र या जीवन दायरा। इस विचार में क्या है, पहले इस विचार की बात करते हैं। ये क्या है क्षेत्र? अभी आपको ऊपर ही बताया था क्षेत्र क्या है बच्चे। क्षेत्र है कि यह व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। क्षेत्र क्या है? ये व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। सदिश और कर्षण क्या है? सेकंड जो आपका फेस आया था वो है सदिश और कर्षण। तो क्या है? तो पहले तो आप ये समझिए कि ये दोनों शब्द हमने
भौतिक शास्त्र और मैकेनिक्स से लिए गए हैं, यानी कि यांत्रिकी से लिए गए हैं। भौतिक शास्त्र और यांत्रिक से लिए गए हैं। क्लियर। सदिश क्या है? व्यक्ति की वह शक्ति जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। सदिश क्या है? व्यक्ति की वो शक्ति जो उसे लक्ष्य के पास ले जाती है या दूर ले जाती है। आकर्षण क्या है? वातावरण में उपस्थित वह लक्ष्य है जो व्यक्ति को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। दोबारा समझिए। सदिश क्या है? सदिश व्यक्ति की वो शक्ति है जो उसे लक्ष्य के पास ले जाती है, दूर करती है। जबकि कर्षण क्या है? वातावरण में उपस्थित वो लक्ष्य जो व्यक्ति को आकर्षित करता है, यानी कि कर्षण क्या है? लक्ष्य है। और सदिश क्या है? वो शक्ति है जो लक्ष्य के पास ले जाती है। वातावरण में उपस्थित वह लक्ष्य है जो व्यक्ति को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। अब है तलरूप क्या है? अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सदिश और कर्षण शब्द कहाँ से लिए गए हैं और उनका मतलब क्या है? तो कहाँ से लिए गए हैं? भौतिक और यांत्रिकी से ये शब्द लिए गए हैं। मतलब मैंने आपको अभी बताया ही है। तलरूप क्या है? यह शब्द गणित से लिया गया है। तलरूप शब्द कहाँ से लिया गया है? गणित से लिया गया है। तलरूप शब्द कहाँ से लिया गया है? गणित से। इसका प्रयोग होता है आकृतियों के संदर्भ में। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो विभिन्न प्रकार के अवरोधकों, बाधाओं का सामना करते हुए विभिन्न प्रकार की शक्लें बनाता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप वही रहता है, जैसे कि रबर बैंड और इलास्टिक। जैसे कि आप इस चीज को ऐसे समझो। आज मैं पेपर की तैयारी कर रही हूँ या आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कर रहा है, बीच में कोई बाधा आ गई, आपको लगा उस दिन हम दुखी हो जाएंगे कि आज हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, आज हमने इतना टारगेट बनाया है, कल ऐसा फेस हम एक्सप्रेशन ऐसे देंगे कि बेकार सा, लेकिन कल हमारा हो जाएगा तो हम खुश भी होंगे। लेकिन नॉर्मल तो हमारा फेस वही रहेगा ना। ये तो थोड़ा है कि हम हमेशा ही हंस रहे हैं, हमारे फेस की जो आकृति वही चेंज कर देंगे। तो जो मूल स्वरूप है उसका वही रहता है। वही वो कह रहा है। तल रूप में क्या होता है कि आकृति आपकी वही रहती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी अवरोधक आते हैं, बाधाएं आती हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार की शक्लें बनाता है, और उसका मूल स्वरूप वही रहता है, जैसे कि रबर बैंड और इलास्टिक का। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी चीज नहीं है सीखने के लिए, इसमें बस आपको छोटी छोटी बातें याद करनी है। तो तीनों आपको फेस याद होने चाहिए। क्षेत्र और जीवन दायरा सिद्धांत, सदिश और कर्षण सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, तीन अवस्था सिद्धांत, किसको क्या कहते हैं, एफ का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, किसने दिया है, जर्मन की थे ये, और 1917 में दिया। इनकी पुस्तक का नाम था द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर। इस सिद्धांत में व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सूझबूझ का प्रयोग करता है। समझो, इस सिद्धांत में व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सूझबूझ का प्रयोग करता है, इसलिए इसे लक्ष्य सूझ सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए वो अपनी सूझबूझ का प्रयोग करता है, इसलिए इसे लक्ष्य सूझ सिद्धांत भी कहते हैं। समझ लो कि ओनली आपके पास आ जाए लक्ष्य सूझ सिद्धांत किसका है? कुर्ट लेविन का। इनसाइट थ्योरी सूझ सिद्धांत किसका है? गेस्टॉल्ट का। वो बंदर वाला आपको प्रयोग याद है ना, चिंपैंजी वाला प्रयोग। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा ही, ये बहुत ही छोटा सा सिद्धांत था जो आज हमने बात करी थी। और सिद्धांत का नाम क्या दिया हमने आज? सिद्धांत का नाम है क्षेत्र एवं जीवन दायरा सिद्धांत, सदिश एवं कर्षण सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत। आई होप आपको ये बिल्कुल सिद्धांत समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखना, ताकि आपके कमेंट को देख के मैं मोटिवेट हूँ और आगे से आगे और अच्छी वीडियो बना के आपको दूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।